हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। तो पहले लेक्चर में हम लोग जितना भी बेसिक्स था सीओए का वो डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर सेकंड लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी का लॉजिकल व्यू कैसा होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी में, ठीक है। तो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है। सो मेमोरी जो हमारी होती है ना, वो जैसे 2 GB, 64 GB, ठीक है, 128 GB, 128 KB, MB, तो ऐसे होती है, ठीक है। मेमोरी का जो चिप कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मेमोरी हमारी जो मेमोरी होती है, ठीक है, जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो उन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है। और हर एक मेमोरी सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उस यूनिक नंबर को हम लोग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है। जिससे जब भी सीपीयू किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है, तो वो मेमोरी रिक्वेस्ट क्रिएट करता है एक, ठीक है। और मेमोरी रिक्वेस्ट में आपकी दो फील्ड होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी होती है कंट्रोल सिग्नल की फील्ड और दूसरी होती है आपकी एड्रेस की फील्ड। कंट्रोल सिग्नल आपको बताता है किस काइंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको पर्टिकुलर मेमोरी सेल पे, ठीक है। आपको रीड करना है डेटा मेमोरी सेल से या वहां पे राइट करना है, ठीक है। और एड्रेस आपको उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल को इनेबल कर देता है, ठीक है, जहां पर आपका डेटा पड़ा होता है, इंस्ट्रक्शन आपका पड़ा होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपका सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है, ठीक है। सो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आपकी मेमोरी होती है वो आपके जो लॉजिकल उसका स्ट्रक्चर होता है वो लॉजिकली इंटरनली इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और उन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं। हर एक मेमोरी सेल का अपना यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर के थ्रू हम उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल कहते हैं। बाय डिफॉल्ट मेमोरी सेल में 8 बिट की इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो मेमोरी सेल का साइज बाय डिफॉल्ट होता है वो 8 बिट का होता है, यानी 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक मेमोरी सेल में स्टोर कर सकते हैं। और हर एक मेमोरी सेल पर हम लोग सिर्फ 2 कंट्रोल सिग्नल परफॉर्म कर सकते हैं, रीड और राइट। या तो वहां पर डेटा को उसको उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में राइट कर सकते हैं वहां पे डेटा, या वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो यही सारी बेसिक चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। आपके सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा द मेमोरी चिप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड एज द सेल्स, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, मेमोरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका यहां पे क्या लिखा हुआ है, ईच सेल इज एबल टू आइडेंटिफाई द यूनिक नंबर कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ सेल, ठीक है। हर एक मेमोरी सेल का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मेमोरी चिप है आपकी कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 64 KB की है, ठीक है, 64 KB की है, ठीक है, 64 KB की है। तो इंटरनली लॉजिकली ये आपके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगी हर, ठीक है। और उन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है, मेमोरी सेल कहते हैं। और हर एक सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर सेल में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक मेमोरी सेल पे 2 कंट्रोल सिग्नल हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड या राइट, ठीक है। सो इन इक्वल नंबर पार्ट्स को हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं। हर एक मेमोरी सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। यूनिक नंबर कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। यूनिक नंबर होता है, ठीक है, और उस यूनिक नंबर को हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल, ठीक है, एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल, ठीक है। कैसे यूनिक नंबर प्रोवाइड करेंगे इन मेमोरी सेल को, ठीक है, वो मैं अभी आप कितने बिट का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे इन मेमोरी सेल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से सारी चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हर एक मेमोरी सेल पे हम लोग सिर्फ 2 ही कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं। या तो रीड कर सकते हैं यहां से, या तो रीड कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल होता है इसका RD बार, ठीक है, या राइट कर सकते हैं। या तो डेटा या इस पर्टिकुलर मेमोरी सेल से रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर RD के ऊपर मैंने बार लगाया हुआ है, तो ये कंट्रोल सिग्नल आपका हो गया, ठीक है। ये आपका एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल हो गया, ठीक है, एक्टिव लो, ठीक है, एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल हो गया। एक्टिव हाई कंट्रोल सिग्नल होते हैं, एक्टिव लो होते हैं और टाइम मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं।
सो ये आपका एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल हो गया। एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल का मतलब हो गया जब इनपुट आपका लो होगा तब ये क्या होंगे, इनेबल होंगे, और जब आपका इनपुट क्या होगा, हाई होगा, तब क्या होंगे, ये डिसेबल होंगे। ठीक है, सो ये आपके, तो आर डी बार और डब्ल्यू आर बार का मतलब हो गया ये आपके एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ठीक है, तीन टाइप के कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, एक्टिव लो, एक्टिव हाई और आपका टाइम मल्टीप्लेक्स कंट्रोल सिग्नल्स। एक्टिव हाई का कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिंपली पिन नेम लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, एक्टिव लो जैसे ये है तो पिन नेम लिखते हैं। ठीक है, आपको ये भी मैं बता देता हूँ, पिन नेम के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये आपके एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। तो ये आपके एक्टिव कब होते हैं, एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल्स जब आपका इनपुट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्टिव लो, एक्टिव होंगे लो इनपुट पर, जब जीरो होगा तो ये आपके होंगे इनेबल। ठीक है, जब इनपुट जीरो होगा इनेबल होंगे, जब इनपुट वन होगा तो क्या होंगे, डिसेबल होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो ये मतलब है। ठीक है, और जो एक्टिव हाई कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो सिंपली पिन नेम लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्टिव हाई जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं सिंपली पिन नेम लिख के छोड़ देते हैं। एक्टिव हाई से पता चल रहा होगा आपके एक्टिव कब होंगे, इनेबल कब होंगे, जब इनपुट हाई होगा, वन होगा। ठीक है, और डिसेबल कब होंगे, जब इनपुट जीरो होगा, मतलब लो होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में इनिशियली आपका प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है। अगर आपका सीपीयू किसी प्रोग्राम, आप कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो इनिशियली आपका प्रोग्राम मेमोरी में जाके स्टोर होता है। प्रोग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आपका दोनों ही मेमोरी में पड़ा होता है, मेमोरी चिप में पड़ा होता है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ बता दिया वो क्या था, each cell is able to recognize two control signal to perform the operation that is read and write. Okay, हर एक मेमोरी सेल पे हम सिर्फ दो कंट्रोल सिग्नल परफॉर्म कर सकते हैं, रीड या राइट। या तो वहाँ डेटा, या तो उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में डेटा को रीड राइट कर सकते हैं या वहां से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, to access any memory cell there is a need of address along with the control signal. ठीक है, जब भी आपका कंप्यूटर किसी भी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, ठीक है, तो प्रोग्राम आपका मेमोरी में स्टोर होता है, प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा होता है। ठीक है, सो जब भी टू एक्सेस एनी मेमोरी सेल देयर इज ए नीड ऑफ एड्रेस अलोंग विद द कंट्रोल सिग्नल। तो किसी भी मेमोरी सेल में जो इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, उसको अगर एक्सेस करना है तो आपके सीपीयू को दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपका कंट्रोल सिग्नल उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वहां से रीड करना है कि राइट करना है, और किस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में, ठीक है, एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाओगे किस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, तो वहां से उसको एक्सेस कर लोगे। ठीक है, बहुत सिक्वेंशियल मैनर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है कंप्यूटर को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीपीयू को दो चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और डेटा किस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में पड़ा हुआ, तो उसके लिए उसको एड्रेस की जरूरत होगी, और उस जब एड्रेस मिल जाएगा उस मेमोरी सेल का, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल पे डेटा को रीड करना है वहां से या वहां पे राइट करना है। ठीक है, ये दो कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी उसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, एड्रेस इनेबल्स द मेमोरी सेल। एड्रेस क्या करेगा, एड्रेस आपका क्या करेगा, एड्रेस फील्ड जो या ये मेमोरी रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है, ये सीपीयू आपका मेमोरी रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा ना। ठीक है, उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल से डेटा को रीड करने के या राइट करने के लिए। ठीक है, सो इनेबल्स द पर्टिकुलर मेमोरी सेल, इनेबल्स दी, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, पर्टिकुलर मेमोरी सेल वेयर डेटा और इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, मेमोरी सेल वेयर डेटा और इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, एंड कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस मेमोरी सेल पे। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, रीड करना है वहां से डेटा को या वहां पे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेटा को रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, एंड कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम इट जनरेट्स द मेमोरी रिक्वेस्ट। सीपीयू मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन या डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, वो मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। उस मेमोरी रिक्वेस्ट में आपके दो फील्ड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज एड्रेस, सेकंड वन इज कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल विल टेल यू द टाइप ऑफ ऑपरेशन, कि उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल जहां पर इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रेजेंट है, जहां से उसको एक्सेस करना है,
ठीक है, वहां पे रीड करना है कि राइट करना है, और एड्रेस आपको जो है मेमोरी सेल का एड्रेस देगा, उसको इनेबल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मेमोरी रिक्वेस्ट कंटेन 2 पैरामीटर। मेमोरी रिक्वेस्ट आपके 2 पैरामीटर को कंटेन करती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंट्रोल सिग्नल, सेकंड वन इज एड्रेस। उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक फील्ड का अपना क्या काम है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। किस मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देना है, किस मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देना है, ये डिपेंड करेगा किस पे, मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन पे। आप पता है कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन, किस मेमोरी सेल को कितने बिट का, 10 बिट का, 12 बिट का, 16 बिट का, 8 बिट का, कितने बिट का एड्रेस देना है, वो डिपेंड करेगा मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एनेबल द मेमोरी सेल इज डिपेंडिंग ऑन मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। किस पे डिपेंड कर रहा है, मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एनेबल द मेमोरी सेल, किसी मेमोरी सेल को एनेबल करने के लिए, ठीक है, कितने बिट का एड्रेस की जरूरत पड़ेगी सीपीयू को, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, सो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द मेमोरी चिप्स आर रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, ये सारे जो आपके मेमोरी चिप्स मार्केट में अवेलेबल, उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 64K into 8, 64K into 16, 64K into 32। ओके, सो ये 64K into 8 यानी ये मेमोरी सेल का साइज है। ठीक है, 16 ये मेमोरी सेल का साइज है, 32 ये आपके मेमोरी का साइज है, ये आपके मेमोरी सेल का साइज है 32। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर 64K into 8 मेमोरी चिप। ठीक है, 64K into 8 मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करके मैं आपको दिखाता हूं कि कितने बिट का एड्रेस हम लोग देंगे। 64K into 8 बिट के मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन 64 KB को अगर ले तो हर एक मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं, कितने नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स यहां पे जनरेट होंगे। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक, लेट अस कंसीडर 64K into 8 मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ओके, इस मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, और इसको एज एग्जांपल लेते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आपकी मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन है इंटरनली कैसे आपकी डिवाइड है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, 64K का मतलब है कि 2 की पावर 6, 1K का मतलब 2 की पावर 10। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 16 आपके मेमोरी सेल्स होंगे, यानी इतने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में आपकी ये मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिवाइड हो रही है। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहां पर ये मेमोरी सेल का साइज है, ये मेमोरी सेल का साइज है आपका। ठीक है, सो यहां पे 2 की पावर 16 मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो हर एक मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देंगे हम लोग, कितने बिट का एड्रेस देंगे, 16 बिट का एड्रेस देंगे। हर एक मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देंगे, 16 बिट का एड्रेस देंगे। सो यहाँ पर एक चीज आपको और कंफर्म हो जाती है कि अगर आपको किसी भी मेमोरी के में नंबर ऑफ एड्रेस बिट पता है तो आप उसकी क्या पता कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी पता कर सकते हो, उस मेमोरी की कैपेसिटी पता कर सकते हो। ठीक है, सपोज किसी मेमोरी में 10, ठीक है, किसी मेमोरी में 10 बिट्स का एड्रेस है, 10 बिट्स आपकी एड्रेस बिट्स हैं, 10 आपकी एड्रेस बिट्स हैं, तो आपके मेमोरी सेल का साइज कितना हो जाएगा, मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 10 यानी कि 1 KB। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग जो है मेमोरी सेल में 1 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। सो यहाँ पर कितना 16 बिट का एड्रेस, कितनी एड्रेस बिट्स होंगी यहाँ पे 16, यानी हर एक मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देंगे हम लोग, 16 बिट का एड्रेस देंगे। तो 16 बिट का एड्रेस मतलब पहले मेमोरी सेल का एड्रेस कितना देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और लास्ट मेमोरी सेल को कितने बिट का एड्रेस देंगे, 16 बिट का देंगे, लेकिन क्या एड्रेस होगा, 1 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 1। ठीक है, तो ये बाइनरी में है। ठीक है, तो पहले मेमोरी सेल को हम लोग एड्रेस देंगे 16 बिट का ये, और लास्ट मेमोरी सेल को एड्रेस देंगे 16 बिट का ये। ठीक है, तो इसको रिमेंबर करना ह्यूमन माइंड के लिए, ठीक है, ब्रेन के लिए इजी नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर इस 4 बिट की वैल्यू का मतलब क्या है, 0। सो 0 इसका क्या है 0। ठीक है, इसका क्या है 0 0,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। 15 को हेक्साडेसिमल में कहते हैं एफ। तो यहाँ पर एफ 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 एफ, तो ये आपका हेक्साडेसिमल में आपका ये कन्वर्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 15, सो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ बेसिक्स और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बफर क्या होता है। बफर को हम लोग यूज करेंगे जब पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग बफर, लैच, ये सारे टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था कि हमें प्रीरिक्विजिट में कुछ बेसिक्स चाहिए आपके डिजिटल लॉजिक के। ठीक है, सो बफर और लैच को भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बफर आपका क्या होता है, बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट विदाउट लॉकिंग। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों साइड पे कोई भी लॉकिंग नहीं होती। ठीक है, तो सिंपली आप इनपुट दोगे, ठीक है, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो बफर क्या करेगा, बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है, विदाउट एनी लॉकिंग, बिना किसी लॉकिंग के। ठीक है, कोई लॉकिंग नहीं लगी आपके इनपुट और आउटपुट साइड पे। ठीक है, सो लैच भी हमारा क्या है, लैच इज ऑल्सो ए टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट्स विद लॉकिंग। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट पे दो कंट्रोल सिग्नल काम करते हैं। इनपुट पे एसटीबी काम करता है, एक्टिव हाई कंट्रोल सिग्नल है, और वहां पर आउटपुट इनेबल ओई पिन, कंट्रोल पिन काम करती है, वो आपकी एक्टिव लो पिन है। ठीक है, सो लैच कंटेन्स टू कंट्रोल पिन्स टू इनेबल और डिसेबल द इनपुट एंड आउटपुट लाइंस ऑफ द लैच। ठीक है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लाइन को इनेबल और डिसेबल करने के लिए बफर में कोई भी किसी भी लॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिंपली ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट है विदाउट लॉकिंग, लेकिन लैच भी आपका टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट है विद लॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को इनेबल करने के लिए दो कंट्रोल पिन्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, पहली स्ट्रोब पिन है जिसको हम लोग एसटीबी कहते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव हाई है, जैसे मैंने आपको बताया था, पिन नेम लिख के अगर कुछ छूट जाता है तो वो आपका एक्टिव हाई पिन होती है। और एक होता है आपका आउटपुट इनेबल। ठीक है, ये आपकी एक्टिव लो पिन है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिव कब होगी, जब यहाँ पर एक्टिव लो जो पिन है आपकी, ये आपकी एक्टिव कब होगी, जब आपका इनपुट क्या होगा, लो होगा। और ये एक्टिव हाई पिन आपकी एक्टिव कब होगी, इनेबल कब होगी, जब इनपुट आपका हाई होगा। ठीक है, सो दोनों ही बफर और लैच दोनों ही टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट है। एक विदाउट लॉकिंग, बफर विदाउट लॉकिंग है, वहां इनपुट आउटपुट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए किसी भी कंट्रोल सिग्नल या किसी भी पिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, और लैच भी आपका टेम्परेरी स्टोरेज कंपोनेंट है विद लॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए कंट्रोल पिन की जरूरत पड़ रही है। इनपुट साइड पे एसटीबी और आउटपुट साइड पे ओई बार। ठीक है, एक्टिव लो पिन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लैच में भी कॉन्फ़िगर्ड एज ए बफर बट बफर नेवर एक्ट्स एज ए लैच। तो लैच का अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो बफर का तो हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे लैच का देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये इनपुट है, तो इनपुट को इनेबल करने के लिए और डिसेबल करने के लिए यहाँ पर एक एसटीबी पिन लगी हुई है, स्ट्रोब पिन लगी हुई है। ठीक है, और ये आपके इनपुट है। ठीक है, तो ठीक है, इनपुट आपका इनेबल कब होगा, जब स्ट्रोब पिन को से आपका इनपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट लाइंस को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यहाँ पर ओई बार एक्टिव लो पिन है, आउटपुट इनेबल पिन है। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट इनेबल कब होगा, जब ओई बार ओई कंट्रोल से पिन को आपका इनपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। लैच में भी कॉन्फ़िगर्ड एज ए बफर, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेसिक्स, इसलिए मैं सारे कवर कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, लैच में भी कॉन्फ़िगर्ड एज ए बफर बट बफर नेवर एक्ट्स एज ए लैच। लैच को बफर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लैच को बफर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बफर को लैच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लैच इज कॉन्फ़िगर्ड एज ए बफर बाय कनेक्टिंग द स्ट्रोब, ओके, बाय कनेक्टिंग स्ट्रोब STROB, ठीक है, STB बाय कनेक्टिंग द स्ट्रोब पिन STB पिन बाय लॉजिक 1, क्योंकि ये एक्टिव हाई पिन है, तो जब उसको लॉजिक 1 यानी कि इनपुट 1 मिलेगा, हाई मिलेगा, तब ये एक्टिव होगी। एंड आउटपुट इनेबल पिन बाय लॉजिक 0, ओके, और आउटपुट इनेबल पिन बाय लॉजिक 0, जब उसको लॉजिक ग्राउंड से उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो हमेशा क्या रहेगी, डिसेबल रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या, इस लैच को हम लोग किस बफर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। ठीक है, इसको जब दोनों को हमेशा इनेबल कर देंगे तो कोई इनपुट आउटपुट के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, वो बफर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो एसटीबी पिन लगी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग लॉजिक प्रोवाइड कर देंगे क्या, +5 वोल्ट
ठीक है, लॉजिक 1 प्रोवाइड कर देंगे तो ये हमेशा इनेबल रहेगा, तो लॉकिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो OE पिन है आपकी आउटपुट इनेबल पिन है, इसको ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा इनेबल रहेगी, तो यहाँ पर भी आपका कोई लॉकिंग नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो लैच है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फिर आपके बफर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके सारे एग्जाम्स में ही। तो जितना भी बेसिक सा रिलेटेड टू मेमोरी, लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हर एक मेमोरी सेल को एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन ये है तो कितने बिट का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उस मेमोरी सेल को, कितने मेमोरी सेल बनेंगे। ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी में मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर ली। तो अभी तक हम लोग 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, 1 और 2। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सारा बेसिक कवर कर लिया अपना, जितना भी हमारा बेसिक्स था पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कि मेमोरी इंटरनली लॉजिकली कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, कैसे मेमोरी सेल को एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, हर एक मेमोरी सेल में बाय डिफॉल्ट कितने बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट की। ठीक है, वो सब डिस्कस कर लिया। सो थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल होती है कि बाइट एड्रेसेबल होती है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग थर्ड लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड सो ऑन। ये पूरा प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।